आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CSE स्टडी बुक पे। कल हमने डिस्कस किया था क्लास 8 NCERT का चैप्टर 1 रिसोर्सेज के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये चैप्टर 2 है हमारे क्लास 8 NCERT का। UPSC CSE रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं NCERT से, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग स्किप कर जाएंगे। ठीक है, अभी आगे आगे हमारे सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, एडवांस लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, NCERT का सीरीज़ जैसे ही ख़त्म हो जाता है हम लोग एक एक करके सारे एडवांस बुक में डिस्कस करेंगे, सारे रेफरेंसेस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। सब कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर का भी PDF चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है मिलन कर्मकार ऑफिशियल नाम के, उसको आप ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लैंड। देखिए, लैंड अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस, इट कवर्स ओनली 30% of the total area of Earth's surface. All the parts, the small percentage is not habitable. देख लीजिए, ये जो हमारा लैंड है ये ओनली 30% एरिया कवर करता है अर्थ सरफेस का। ठीक है, तो ये सबसे थिन लेयर होता है। ठीक है, सबसे थिन लेयर होता है, सबसे पतला लेयर होता है। अब देख लीजिए, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन of population in different part of world is mainly due to very characteristic of land and climate. ये land and climate के वजह से ही संभव होता है। ठीक है, the rugged topography, steep slopes of the mountains, low lying areas are susceptible to water. Logging desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or inhabited. Plains and rivers valleys offer suitable land for agriculture. ठीक है, ये जो प्लेन्स एंड रिवर वैलीज है ये सूटेबल लैंड देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ये बहुत फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हमारा जो पहला सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता है वो भी सिंधु नदी के पार, सिंधु नदी के पार ये सिविलाइजेशन पहले फाउंड किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो क्यों बनाया गया था? क्योंकि नॉर्मली जो रिवर होता है उसके पास के जो एरिया होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही फर्टाइल एरिया होते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। हेंस दिस आर द डेंस पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। इनको सबसे पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है वर्ल्ड में। अब आते हैं लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस आर कॉमनली टर्म ऑफ लैंड यूज़। ठीक है, ये सब कारण से जमी का यूज़ किया जाता है, लैंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ओके, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड यूज पैटर्न। देख लीजिए,
तो ये जो ह्यूमन फैक्टर, जो पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप करते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न है, ठीक है। लैंड यूज ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, ये दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं लैंड्स को, ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। प्राइवेट लैंड इज़ ओन बाय इंडिविजुअल। अब समझ लीजिए मैंने कोई लैंड खरीदा तो वो मेरा पर्सनल है, ठीक है, वो प्राइवेट लैंड हो गया। अब अगर मान लीजिए एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक कम्युनिटी है, उन सभी ने मिलकर एक लैंड खरीदा, ये लैंड है और इन सभी ने मिलकर ये लैंड को खरीद लिया, ठीक है, तो ये बराबर सब में बटेगा ना, ये सब यूज़ कर पाएंगे ना, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, कम्युनिटी लैंड, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कम्युनिटी लैंड। चलिए, ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है। सॉरी, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। देख लीजिए, हमारा जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा है दिन ब दिन, ठीक है, हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है दिन के दिन। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि हमारा जो लैंड की ज़रूरत है, ठीक है, घर बनाएंगे तो उसके लिए लैंड तो ज़रूरत होगा ही, तो उसकी भी जो डिमांड है वो भी हाई होता जा रहा है, ठीक है। जैसे हाई हो रहे हैं, समझ लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पर 8 लोग रह सकते हैं, ठीक है, 8 लोग रह सकते हैं, इस एरिया में 8 लोग रह सकते हैं। अब 8 लोग रह रहे शांति से, तब तो ठीक है। अगर इसमें और 2 जन आ जाए तो क्या होगा, ये और 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो ये लोग जितनी शांति से रह रहे थे अब उतने शांति से रह नहीं पाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टेज बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फील्ड और शॉर्टेज ऑफ लैंड। देयर डिमांड, उनका डिमांड तो ग्रो कर रहा है, लेकिन लैंड कहाँ से ग्रो करें, लैंड कहाँ से ग्रो करें, वो तो लिमिटेड हो जा रहा है ना। ग्रोइंग ऑफ लैंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्ट एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड, बिल्डिंग अप कॉमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एंड अर्बन एरियाज। देख लीजिए क्या करते हैं, जो मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, उनको बनाना है इंडस्ट्री, तो वो क्या करेंगे, वो जो फॉरेस्ट है ना, उस फॉरेस्ट को वो लोग काट देंगे, उनके बाद काट के वो जो लैंड निकलेगा वहाँ से, वहाँ पर वो लोग इंडस्ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये अर्बनाइजेशन है, देख लीजिए, हालांकि ये एक अपराध है, गाछ काटना एक अपराध है, फिर भी वो लोग ऐसे करते हैं। पेड़ काटना एक अपराध है, संगीन अपराध है, लेकिन फिर भी अर्बनाइजेशन के लिए वो सब करते हैं ऐसा। अब देख लीजिए नेक्स्ट, कॉन्जर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कैसे इसको कॉन्जर्वेशन करते हैं, बचाते हैं कैसे। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड द लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मैंने बताया था ना कि पेड़ काटे जाते हैं, एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है।
Therefore, the present rate of degradation land must be checked. जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का वो उसको चेक करा जाना चाहिए, ठीक है, उसको चेक करा जाना चाहिए. एफोरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides, fertilizers and check on the overgrazing are some common methods used to conserve the resource. देख लीजिए, अब समझ लीजिए एक ग्राउंड है, यहाँ का जो मिट्टी है बहुत फर्टाइल है, यहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं, ठीक है. अब यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, तो एग्रीकल्चर के चलते क्या किए, वहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स है, सॉरी, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो अदर्स केमिकल्स हैं, केमिकल पैरासाइट्स हैं, वो उस मिट्टी में उन्होंने मिला दिया, ठीक है, उन पेड़ों में दिया. लेकिन अल्टीमेटली जब बरसात हुआ तो वो केमिकल्स क्या हुए, वो पानी के थ्रू मिट्टी में चले गए, ठीक है. तो क्या किया, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है ना उनको कम कर दिया, ठीक. तो ऐसे ही उसका आस्ते आस्ते धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उसका जो फर्टिलिटी रेट है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है. तो इसके लिए इसको कंजर्व करना ज़रूरी है. अब देख लीजिए सॉइल क्या होता है. द thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. जो एक ग्रेनी सरफेस होता है ना, जो अर्थ, ये समझ लीजिए हमारा अर्थ है, इसका जो ऊपर का सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ना, ये जो कवर करता है, जो ग्रेनी सरफेस कवर करता है उसको हम लोग सॉइल कहते हैं, ठीक है. इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, मिनरल से बनता है, रॉक जो वेदर्ड होते हैं, वेदर आउट होते हैं, उससे बनता है, ठीक है. इट हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है देख लीजिए, ये एक पत्थर हो गया, यहाँ पर ऊपर में मिट्टी है. अब ये जो है यहाँ पर बरसात हुई, ठीक है, ये मिट्टी भीग गया और ये एक वीक केमिकल यहाँ से रिलीज किया, बनाया. तो क्या हुआ, ये जो ऊपर का पार्ट है ना इसको ये क्रैक करता चला जाएगा, ठीक है. ये जो केमिकल है ना, ये ऊपर का पार्ट जो है इसको वीक करता चला जाएगा. इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे. तो क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे और ये जो पार्टिकल्स है ना ये क्या होंगे, सेडिमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे. इस सेडिमेंट्स क्या होंगे, मिट्टी के साथ मिल जाएंगे और ऐसे एक वेदरिंग फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे ही मिट्टी होती है, मिट्टी ऐसे क्रिएट होती है. सॉरी, नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो लैंडस्लाइड्स हैं, ये लैंडस्लाइड्स होते हैं किस लिए, अगर मान लीजिए एक एरिया में बहुत सारे ट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, हमने क्या किया, उसके जो रूट्स होते हैं ना वो एक्चुअल में क्या करते हैं, ये समझ लीजिए ये मिट्टी है, इसके ऊपर एक ट्री है, तो ये ट्री के जो रूट होते हैं ना वो मिट्टी को होल्ड करते हैं, ठीक है. जो ट्रीज़ हैं इसको होल्ड करते हैं, ये मिट्टी को होल्ड करते हैं ताकि ये फिसले ना या फिर ये इरोशन ना हो जाए, क्षय ना हो जाए, क्षय कार्य ना किया जाए. तो अगर इसको हम काट देते हैं, इस पेड़ को समझ लीजिए हम काट दिए, ठीक है, क्या होगा,
इसका जो रूट होगी वो वीक हो जाएगी ना, वीक हो जाएगी। अब तो वो होल्ड नहीं कर पाएगी मिट्टी को। समझ लीजिए कभी अब अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया तो क्या होगा, इसका नीचे का एरिया जो है ना, समझ लीजिए यही एरिया है, धंस जाएगा नीचे, धंस जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ तो मिट्टी को होल्ड करने वाला कोई है ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग लैंडस्लाइड्स कहेंगे। ये धंस जाएगा, ठीक है, इसको लैंडस्लाइड्स कहेंगे। अब नेक्स्ट देख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में बहुत सारे मेजर फैक्टर्स आते हैं। उसमें से एक तो है पेरेंटल रॉक, डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट एंड परमिएबिलिटी, ये सब देते हैं सॉइल्स को। अब आता है रिलीफ, ऑल्टीट्यूड, स्लोप्स, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये सब प्रोवाइड करता है सॉइल को। अब आता है फ्लोरा, फाउना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई पेड़ या कोई एनिमल डेड हो गया, ठीक है, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो क्या होगा, डिकम्पोज्ड हो जाएंगे और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा। और जब मिक्स हो जाएगा ना, तो क्या होगा, सॉइल का जो फर्टिलिटी है ना, वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी ये भी हेल्प करते हैं। अब आता है टाइम्स, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाते हैं वैसे थिकनेस बढ़ती जाती है सॉइल्स की। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, ये सब भी सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। इसके चलते भी सॉइल अच्छा होता है। अब आता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला आता है हमारा मुल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लार्ज ऑर्गेनिज्म मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टूर बैरियर्स। स्टोन, ग्रासेस, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स। इनको यूज़ करा जाता है बैरियर्स की तरह। अलॉन्ग कॉन्टूर्स द ट्रेंचेस आर मेड ऑफ फ्रंट ऑफ द बैरियर्स ऑन द कलेक्ट वाटर कलेक्ट करने के लिए। अब आता है थर्ड, रॉक डैम्स, ठीक है। थर्ड आता है रॉक डैम्स। रॉक डैम्स क्या होता है, द रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जो वाटर है उसको स्लो डाउन करने के लिए जो रॉक्स हैं उनको पाइल्ड अप किया जाता है। द प्रिवेंट्स विलीज एंड फर्टर सॉइल लॉस। नेक्स्ट देख लेते हैं टेरेस फार्मिंग। Broad flat steps of terrace are made on the steep slopes. That flat surface are available to grow crops. They reduce the surface runoff, soil erosion. ये क्या करते हैं टेरेस फार्मिंग में, जो सॉइल का जो इरोशन है ना, इसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब आता है इंटरक्रॉपिंग के बारे में। Different crops are grown in alternative rows and sows the different times to protect the soil from the rain wash. Okay, ये सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काम आते हैं रेन वॉश से। अब आते हैं कॉन्टूर प्लाउइंग। प्लाउइंग पैरेलल टू द contour of the hill slope of the form a natural barrier of water now down the slope. Okay, अब आता है shelter belts. In the coastal and dry region, rows of the trees planted to check the wind movement to protect the soil cover. ठीक है, सॉइल का जो कवर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है वाटर। देख लीजिए, वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। हम सभी जानते हैं इसका 4/3 हमारे वाटर अर्थ का सरफेस वाटर से कवर है। देयरफॉर हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इट वाज प्राइमरली ओशंस एंड बिगन ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन ईयर बैक। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3। देख लीजिए, 2/3 अभी का 2/3 सरफेस हमारा कवर करता है अर्थ का जो वाटर है। इट्स रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। यहाँ पर जो फ्लोरा फाउना है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। द ओशन वाटर इज हाउएवर स्लाइन और नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखिए, हमारा जो खाने लायक जो पानी है ना, उसका अमाउंट बहुत कम है। फ्रेश वाटर जो होता है वो ओनली 2.7% है। नियरली 70% ऑफ ऑकर्स इन आइस स्लीट्स। 70% ग्लेशियर्स में आइस स्लीट के रूप से रहते हैं। इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स, यहाँ पर देखे जाते हैं ये सब। ठीक है, ये आइस स्लीट्स। द ग्लेशियर्स इन देयर लोकेशन दे आर increasable. Only 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फिट फॉर मैन। देख लीजिए, 1% अवेलेबल है मैन के लिए, इसलिए तो कहते हैं भैया पानी को वेस्ट मत किया करो। देख लीजिए, इट इज़ फाउंड एज द ग्राउंड वाटर सरफेस इन द रिवर, लेक्स एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ये 3 जगह से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। एक आता है हमारा ग्राउंड वाटर, एक आता है सरफेस वाटर इन द रिवर्स, लेक्स से आता है। ठीक है, अब आता है एज द वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर जो हमारा रेन होता है वहाँ से मिलता है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। मैंने बताया ही था, पानी को वेस्ट मत किया करो। द वाटर कैन नेदर बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड ऑन द अर्थ। ऐड भी किया नहीं जाता और अलग भी किया नहीं जा सकता अर्थ से। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द एबंडेंस ओनली सीम्स द वेरी बिकॉज इट इज इन कॉन्स्टेंट मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशन। ठीक है, ये ओशन के थ्रू थे कॉन्स्टेंट मोशन में ये आता है। द एयर, लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस। ये प्रोसेस चलता रहता है, इसको हम लोग वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पॉन्ड से वाटर वापर हुआ, हीट, सन के हीट से वाटर वापर हो गया और वो स्काई में चला गया, क्लाउड फॉर्म किया। अब वो क्लाउड क्या हुआ, फिर से बरस गया और मिट्टी में आ गया, या फिर वो पॉन्ड में जाके गिर गया, फिर से वही चीज़ कंप्लीट जो साइकिल है वो रिपीट अगेन होता है। उसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, part of western USA, north west Mexico and other South America and entire Australia are facing shortage of supply। देखिए, ये सब कंट्री में ना, हो सकता है ये वेल डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ पर पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर जो खाने लायक पानी होता है वो उतना अवेलेबल होता नहीं है, जिसके लिए यहाँ पर पानी की शॉर्टेज देखा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। Access to clean and adequate water resources is a major problem facing the world today। देख लीजिए, हम सोच लीजिए कहीं गए, कोई लेक में गए घूमने के लिए, देखने के लिए, हम क्या करते हैं, उसमें प्लास्टिक फेंक देते हैं। ठीक है, कोई लेस खाए, लेस का पैकेट क्या किया, फेंक दिया लेक में, तो क्या होता है, पानी में मिलता है और वो पानी को दूषित कर देता है। वो भी खाने लायक नहीं रहता है, वो लेक का पानी भी खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है, रिसेंटली हमने एक कैंपिंग में गया था, हम बहुत जन थे, वहाँ पर भी एक सेम केस हुआ, हमने भी वो फेस किया। एक लेक था जिसका नाम मार्बल लेक है और
एक फॉल्स था बामनी फॉल्स। ये दोनों में गार्बेजेस भरे पड़े हैं, उनको हमने क्लियर किया, वहाँ के पर्सन्स को समझाए कि देखिए ऐसा मत कीजिए, नहीं तो जो खाने लायक पानी है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो वो बहुत बातें हैं, वो बाद में कर लेंगे। देख लीजिए, मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक फेंक दिए, प्लास्टिक तो अब बायोडिग्रेडेबल है नहीं, पचेगा तो है नहीं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देख लीजिए, हम लोग कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं गए ही होंगे, जू या फिर कोई फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट ओनली द नैरो जोन ऑफ द contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. It is also called biosphere. ठीक है, तो the biosphere living beings are interrelated to interdependent on each other for survival. एक के ऊपर और एक डिपेंडेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इकोसिस्टम। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है ये इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देख लीजिए, अब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ये सब कैसे अभी लुप्त हो रहे हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है, वहाँ से हम लोग को पेपर, ये जो पेपर होता है, ये पेपर कहाँ से आता है? ट्रीज़ को काट के उससे पेपर बनाया जाता है। ठीक है, वो जो उसका जो पार्ट होता है, वो जो यूज़ होता है, क्या बोले उसको, जो वुड होता है, वुड, उससे पेपर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उससे पेपर क्रिएट होता है और ये क्या होता है, इसके चलते जो हमारे पौधे हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक, वैसे जो कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, उनको भी लोग प्रॉफिट के लिए इलीगल हंटिंग के द्वारा मार देते हैं बिजनेस के लिए। अब देख लीजिए, द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन डिपेंडिंग ऑन प्राइमरीली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। द मेजर वेजिटेशन ट्रीज आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स, तुंद्रा। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। In the areas of huge rainfall, huge trees may thrive. The forests are associated with abundant water supply. As the size of trees, their density reduce. Short stunts trees grows in region of moderate rainfall, forming grasslands आते हैं। मैंने तो आपको पहले चैप्टर्स में बताया, वो अगर आपने देखा होगा तो आपके लिए समझने में आसानी होगा। थॉर्नी श्रब्स, ओके, ये सब आते हैं, ये सब देखे जाते हैं। Shrubs are grow in dry areas of low rainfall, जहाँ पर नहीं होते हैं रेनफॉल, कम होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, द shrubs आते हैं, shrubs होते हैं वहाँ। द पोलर रीजन में क्या होता है, मॉसेज एंड लींचेस होते हैं। ठीक है, जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ, देखिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। हमको पेड़ लगाने चाहिए। जो इंडेंजर स्पीसीज़ है वो इलीगल हंटिंग, जैसे लियोपर्ड, ऑर्चिड्स, पीकॉक, ये सब जो स्पीसीज़ हैं ये सब हमको इलीगल हंटिंग से बचाना चाहिए इन सभी को। अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। ठीक है, ये क्रिएट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट। तो देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्बड। इनको डिस्टर्ब वहाँ पर नहीं किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी सेवरल पार्ट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड नहीं तो होता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होते। हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज ड्यू टू द इनक्रिमिनेट किलिंग, ये जो मैंने बताया। सेवरल बर्ड्स
animals have either become extinct or the verge. Extinction awareness program, social forestry and Vana Mahotsava should be encouraged at the regional and community level. इन सभी को इसके बारे में अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. encourage to bird watch and visit nature campus to the, वो जो बर्ड एग्जीबिशन होते हैं, जो एनिमल एग्जीबिशन होते हैं, वो वहाँ पर किए जाते हैं अवेयरनेस करने के लिए, मनुष्य को अवेयर कराने के लिए इंसान को. There is appreciable to habitat various species. Many countries have passed laws against the trade while killing birds, animals. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustards, peacocks is illegal. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब देख लीजिए सिटीज़ क्या होता है. एन इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज़ हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड लिस्ट सेवरल स्पीसीज एनिमल्स एंड बर्ड्स विच ट्रेड प्रोहिबिटेड. जो प्रोहिबिटेड जो ये है उनको मारने के लिए जो जुर्म होगा वो उसको निर्धारित करता है. सिटीज़ ने ये कन्वेंशन को साइन किया उनको बचाने के लिए. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क से लिंक्ड होते हैं. इंटेंडेड द डेमोनोस्फीयर द रिलेशनशिप बिटवीन कन्वेंशन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों के बीच में यह होता है. तो सिटीज़ का पूरा नाम क्या है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फाउना. ये बॉक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एम्स टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन सर्वाइवल. ओके, उनको बचाने के लिए किया गया था. रफली 500 species and 200 species of animals and 28,000 species 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. Bears, dolphins, cacti, corals, orchids, aloes are some examples. ठीक है, चलिए आज का जो लेक्चर है वो हमारा ख़त्म हुआ. नेशनल पार्क देख लीजिए, उसके पहले नेशनल पार्क देख लीजिए. ये नेशनल पार्क इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट इकोसिस्टम प्रेजेंट इन द एंड द फ्यूचर जनरेशन. देख लीजिए हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो बचाना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो उनके लिए जो है ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये उनके लिए ही लिया जा रहा है ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको देख सके. चलिए आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे. हैव ए गुड डे. थैंक यू. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे एक भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें. लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा. थैंक यू. हैव ए गुड डे.